हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, या जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल क्यों लेते हैं? देखो, इस मॉडल को बनाया था रदरफोर्ड ने, जो कि जे थॉमसन के एक स्टूडेंट रहे थे, और इनके साथ काम किया था गीगर एंड मार्सडन ने। ओके, गीगर एंड मार्सडन ये भी फिजिक्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एटम की स्टडी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए इनको आज जब भी हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं तो इनको जरूर श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि गीगर मार्सडन ने एक एपरेटस बनाया। इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट पूरा एस्टैब्लिश किया, जिसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए। ठीक है, क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग मॉडल है तो कुछ ना कुछ तो काम रहा होगा भाई। अल्फा पार्टिकल क्या? हीलियम एटम। ओके, तो अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम ली। वो बीम को पहले तो बनाया गया होगा। वो बीम इन्होंने कहाँ से ली? कुछ थोरियम जैसे न्यूक्लियाई को इन्होंने ब्रेक किया होगा और उससे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बीम ली। ठीक है, उस बीम को जब इन्होंने किसके ऊपर प्लेस किया? किसी गोल्ड फॉइल के ऊपर। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल की होता है ना हमारे पास, जैसे एक शीट होती है एल्यूमिनियम की, हम जो घरों में यूज करते हैं अपने खाने वाने को रैप करने के लिए, तो ऐसे ही इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। राइट, उस गोल्ड फॉइल को प्लेस किया और उस गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया गया किसको? अल्फा पार्टिकल्स की बीम को। तो अब देखा गया भाई, देखो, ये माना गया था कि गोल्ड फॉइल जो है गोल्ड एलिमेंट की बनी हुई है। ओके, गोल्ड एलिमेंट की बनी हुई है तो उसके अंदर भी वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हम कह रहे थे कि एक अब तक जे थॉमसन ये बता चुके थे कि एक आइडेंटिकल चीज है जो सारे एलिमेंट्स के अंदर होती है। तो हमने एक गोल्ड एलिमेंट ले लिया भाई, उसके अंदर भी तो वही चीज हो गई जो सिल्वर में है, जो मरकरी में, सबके अंदर है। राइट, तो गोल्ड फॉइल को लिया तो उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर है क्या चीज। उसको जानने के लिए इन्होंने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बीम को स्ट्राइक करवाया। अब जैसे ही इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया तो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स आ गए। कैसे कि एक स्क्रीन के ऊपर जो है बहुत सारी बीम, जो है बीम ऑफ लाइट आ रही थी, और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर पा रहा था। कुछ ऐसा था भाई, मान लो हमने 1000 बीम को यहाँ डाला है तो यहाँ तक कुछ 200 ही पहुंच पा रही होगी, बाकी कहाँ गई भाई? 800। ठीक है, तो इस पूरी स्टडी को किया गया ऐसे कि हमें जब इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स निकाले गए, डिटेक्टर ने कितनी बीम्स को, हमने कितनी बीम्स डाली और कितनी बीम्स डिटेक्ट की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन बनाया गया कि कुछ बीम्स तो जो थी वो रिफ्लेक्ट बैक हुई। राइट, कुछ ऐसी थी जो स्कैटर हुई किसी एंगल पे। ओके, कुछ बीम्स ऐसी थी कुछ तो वापस रिफ्लेक्ट हुई, कुछ स्कैटर हुई, और कुछ गोइंग स्ट्रेट, कुछ स्ट्रेट गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये तीन कहानियां हुई कैसे। मान लो ये सपोज किया गया कि भाई हमारे पास कोई ऐसा, उस गोल्ड फॉइल के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जिस पार्ट के इन्फ्लुएंस से जो इतना स्ट्रॉन्ग हैवी मास होगा, जिससे कोई भी अल्फा बीम जैसी हल्की चीज अगर टकरा रही है तो वो वापस आई जा रही है। राइट, तो बहुत सारे पार्ट में हमने यहाँ से एक बीम डाली, फिर यहाँ से डाली, वो भी वापस आ गई, यहाँ से डाली, वो भी वापस आ गई। तो मतलब कुछ ऐसा पोर्शन रहा होगा, कुछ ऐसा हैवी मास रहा होगा जिसकी वजह से जो है बीम जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रही। चलो रिफ्लेक्ट बैक की तो हमें कहानी समझ में आ गई भाई, कोई हिंडर कर रहा है अपकमिंग बीम को। राइट, अब ये स्कैटर वाली क्या थी? कुछ जो बीम्स थी ना वो ऐसे सीधा जा रही थी और कुछ एंगल पे स्कैटर कर जा रही थी। राइट, और गई वो कुछ गई, लेकिन ये स्कैटरिंग एंगल हमेशा सेम ना हो कि वो भी डिफरेंट था। तो ये कंक्लूजन बनाना बहुत मुश्किल था कि भाई ऐसा रेगुलर पैटर्न तो कुछ आ नहीं रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर एंगल पे ही ये जो सारी रेज जो है हमारी स्कैटर करेंगी। वो एंगल कुछ भी हो जा रहा था, हर बार अलग आ रहा था, कभी ज्यादा कभी कम। राइट, कुछ स्ट्रेट जा रही थी, मतलब कुछ बीम्स आई वो स्ट्रेट चलेगी। अब ये कहानी को सॉल्व किया कुछ कंक्लूजन्स बना के, एक ग्राफ बना के। जो ग्राफ हमने स्टडी के इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसमें ये था कि हमने एक स्कैटरिंग एंगल लिया, स्कैटरिंग एंगल सपोज थीटा लिया, और एक साइड लिया हमने नंबर ऑफ बीम्स। ओके, जितनी बीम्स हम डाल रहे हैं अल्फा पार्टिकल की बीम, सपोज यहाँ पे हमने लिया 0, 20, 40, 80, 100। इस तरह से हमने क्या लिया? अपना स्कैटरिंग एंगल ले लिया, और यहाँ ले लिया हमने 10, 100, 1000, 10,000, 10⁻⁴, 10⁻⁶, 10⁻⁷, ऐसे करके हमने नंबर ऑफ बीम्स डाली होंगी बहुत सारी। देखो बहुत लार्ज नंबर ऑफ बीम्स है ना। तो देखा गया ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बन के आया। राइट, उस ग्राफ में ये स्टडी किया गया कि बहुत स्मॉलर एंगल के लिए, अब आप इस ग्राफ को कैसे रीड करेंगे? इस स्मॉलर एंगल के लिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बीम्स जो हैं वो 10⁻⁷, बहुत हाई टर्म होती है, 10 के पीछे 7 जीरो लगा दो। इतनी नंबर ऑफ बीम्स जो थी ना वो बहुत कम एंगल पे स्कैटर हो रही थी। मतलब उनका स्कैटरिंग एंगल जो था ना वो बहुत ही कम बन रहा था, बहुत ही कम बन रहा था। कितना? 0 to 20 डिग्री के ऑलमोस्ट बीच में। राइट, लेकिन उसके बाद जब ये इस ग्राफ को और स्टडी किया गया तो देखा गया कि बहुत ज्यादा हाई एंगल जो बन रहा था वो बहुत कम बीम्स के लिए बन रहा था, 100 के लिए, 1000 के लिए।
ठीक है। तो इन दोनों में तो बहुत कंपैरिजन है ना 10⁻⁷ और 10⁻³ के अंदर, राइट। तो हमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा बीम्स नहीं बना रही है, तो बहुत कम पोर्शन जो है ऐसा है जिसके ऊपर स्कैटरिंग के लिए जो है इम्पैक्ट आ रहा है। तो हमने कंक्लूजन बनाया कि भाई एक ऐसा हैवी मास होगा, सारी कहानी जो है ना ये न्यूक्लियस की थी, ये न्यूक्लियस ही बर्बाद कर रहा था सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। इसने पहली चीज़ तो ये कह दी कि कुछ जो है सीधा जा रही हैं और वापस आ रही हैं, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, कुछ और रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, कुछ ऐसे चले गई, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हुई। मतलब इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, राइट, अगर मैं इतना बड़ा न्यूक्लियस बना दूँ तो अगर इसके बाहर अगर अप्रोच करते हैं ना तो इस न्यूक्लियस का कुछ कुछ इम्पैक्ट रहा होगा जिसकी वजह से जो बीम जो है स्कैटर करना शुरू कर गई, ये कुछ एंगल पे, ओके, θ1 सपोज। फिर आगे बीम जो है इस पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा लेकिन इससे कम होगा क्योंकि ये थोड़ा सा दूर हो गई ना ये बीम, तो ये थोड़े से कम एंगल पे स्कैटर करेगी, और आगे वाली तो बिल्कुल ही कम एंगल पे, जो कि हम बता रहे हैं कि 20 डिग्री के अंदर। तो मतलब जितनी ज़्यादा दूर बीम थी उस न्यूक्लियस से उतना वो कम एंगल बना रही थी, तो बहुत ज़्यादा पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा एंगल नहीं आ रहा था ना। तो मतलब ये जो 100 डिग्री एंगल आ रहा था, जो 120 डिग्री एंगल आ रहा था, बहुत ज़्यादा एंगल आ रहा था, वो बहुत कम पोर्शन के लिए आ रहा था, राइट। तो मतलब न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है ना, न्यूक्लियस ही है जो इन बीम्स को स्कैटर कर रहा था, और जो हायर एंगल पे स्कैटर करेगा मतलब वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है वो बीम, ये हमें कंक्लूजन समझ में आ रहा था, राइट। तो ये पूरी कहानी रची हमारे रदरफोर्ड मॉडल ने। तो इस पे आगे बताया गया कि चलो ये हमें समझ में आ गया, लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ से बीम स्कैटर होगी कहाँ से नहीं होगी। तो मतलब इस न्यूक्लियस का इम्पैक्ट क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा स्कैटर्ड बीम पे क्या इम्पैक्ट है। तो इसके लिए हम एक फैक्टर पढ़ते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पैक्ट पैरामीटर कहीं समझ नहीं आएगा, ये इतना मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है वैसे तो, अगर इसको समझा जाए तो। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, सपोज हमारे पास ये है न्यूक्लियस, ओके, कुछ बीम्स जो है इसके पास जा रही थी और रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही थी, राइट। कुछ जो है ऐसे दूसरे पाथ से रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, राइट। कुछ जो है अप स्ट्रेट जाके रिफ्लेक्ट हो रही थी लेकिन स्कैटर नहीं हुई। देखो जो पेनिट्रेट कर जाएगी वो स्कैटर हो जाएगी। अब अगली जो इससे अगली बीम आई ना वो कुछ एंगल पे स्कैटर कर गई, ठीक है, इसने एंगल बना दिया। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, जब तक कोई बीम स्कैटर ना करे, देखो ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये दूसरे पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये सीधा ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन ये स्कैटर नहीं हुई है। देखो ये इस पे इसका इन्फ्लुएंस रहा है लेकिन इस बीम के ऊपर कम इन्फ्लुएंस रहा है, तो ये स्कैटर कर गई, मतलब ये पेनिट्रेट तो कर गई ना ये इस अप्रोच से। यहाँ से इनिशियली हमने भेजी और यहाँ फाइनली हमें मिली, तो मतलब ये स्कैटर कर गई, ये बाहर निकल गई एक तरह से। तो इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है कम रहा है एज कम्पेयर टू दीज वेव्स। तो जहां तक इम्पैक्ट रहेगा ना उस फैक्टर को हम बोल देते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। सो इसी को ही बोलते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और हम करेंगे अपनी अगली क्लास में बात इसके आगे की थ्योरी के बारे में, क्या क्या इनका क्वालिटेटिव अप्रोच था रदरफोर्ड का। सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। और वैसे भी लास्टली कंक्लूजन यही बनता है कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहा होगा जिसके अंदर एक तो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पेरीफेरी में। अब न्यूक्लियस के अंदर कैसे बताया गया कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसे बताया गया कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम थी, वो इस न्यूक्लियस से जो है कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी या ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल होगा जिसकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इनके बीच एस्टैब्लिश हो रहा था। तो ऐसे हमें पता चला प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। एक्चुअली रदरफोर्ड मॉडल की मेन जो चीज़ थी वो यही थी कि इट डिस्कवर्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस डिस्कवर होने के बाद तो हमारा पूरा एटम ही पता चल जाता है, बिकॉज कोर ऑफ द एटम इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।